हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम एसएसटी में क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान के पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो मानचित्र हम 2 देख लेते हैं। तो जो लाल त्रिकोण वाले, जैसे कि भीमबेटका है, भीमबेटका कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। कुर्नूल ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। हुशुंगी कर्नाटक में। तो ये कुछ ऐसी पूरा पाषाणिक स्थल हैं जहाँ पे लोगों के रहने के स्थान हमें ऐसा पता चला है, ऐसे प्रमाण मिले कि लोग वहाँ रहते थे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे ही पाए गए हैं, क्योंकि ऐसा हम हमेशा देखे हैं कि जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों या झीलों के किनारे ही बसी हैं, क्योंकि उससे उनको पानी और पीने के लिए और खाना पकाने आदि के लिए भी स्रोत मिल जाता था। भीमबेटका उनमें से एक है जो आधुनिक मध्य प्रदेश में मिलता है। पूरा पाषाणिक स्थल है। चलिए देख लेते हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएँ व कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं बताया कि अधिकांश जो भी सभ्यता होती थी, जो भी बसावट होती थी, किसी न किसी नदी या घाटी के किनारे होती थी। तो जो भीमबेटका जो वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो नर्मदा घाटी के पास स्थित था। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही उन्होंने इसलिए चुना था। आगे अब देख लेते हैं हम। कुछ पूरा पाषाणिक स्थल है। देख लीजिए, जो लाल त्रिकोण में है पूरा पाषाणिक स्थल है। जो नीले स्क्वायर में है वो क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। महापाषाणिक स्थल कौन से हैं? जो ये ग्रीन सर्कल में। और आधुनिक नगर स्टार में है। तो देख लीजिए, मुंबई में आधुनिक नगर है, कोलकाता आधुनिक नगर है। और नवपाषाणिक स्थल कौन से हो जाएंगे? महागढ़ा और कोल्डी हवा इलाहाबाद में, प्रयागराज में, चिरांद बिहार में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। ये क्या है? नवपाषाणिक काल स्थल। बुझहोम कहाँ है? कश्मीर में है, नवपाषाणकालीन स्थल है। इनाम गांव क्या है? आरंभिक गांव। ध्यान रखिएगा, इनाम गांव ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अभी आगे सब के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ है? ये आरंभिक गांव है। आगे देखते हैं पुरा स्थल के बारे में देख ले। पुरा स्थल कहते किसे हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन या इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिए हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? कि जो अवशेष हमें मिलते हैं औजार के रूप में, बर्तन के रूप में, हड्डियों के रूप में, इमारतों के रूप में, पत्थरों के रूप में, ये सब क्या है? पुरास्थल कहलाते हैं। आग की खोज चलिए देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढिए। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा आपको दिखाया गया था ना। ये देखिए, कुरनूल गुफा है। ऐसा माना जाता है कि आग की खोज यहीं हुई थी। देख लेते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का खोज जहाँ तक कहाँ से अधिक किया गया था, मतलब कहाँ पहली बार लगभग माना जाता है किया गया था? तो कुरनूल गुफा में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नाम और तिथियाँ देख लेते हैं। हम जिस काल में के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से बना है। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है।
पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। ध्यान रखिएगा। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई थी। ध्यान रखिएगा, जो पूरा पाषाण काल है उसमें मानव इतिहास की लगभग 99% जो घटनाएं हैं इसी काल में घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न बनता है कि पर्यावरणीय बदलाव किस काल में मिले हैं, तो मीसोलिथ उसे कहा गया या फिर मध्य पाषाण काल कहा गया। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ध्यान रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल नहीं है, ये मध्य पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। उसके बाद क्या आया, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया या फिर मीसोलिथ इसे कहते हैं, जो कि 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में क्या हुआ, पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे हो गए थे। तो इस काल में क्या हुआ था, जो औजार थे वो आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। आगे देखते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरा जैसे औजार मिलते थे। तो इसमें छोटे औजारों की प्रयोग अधिक रूप से होने लगा था। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, लेकिन पूरा पाषाण युग में जो बड़े औजार बनाए जाते थे वे भी बनाए जाते थे इसमें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, औजार छोटे होने लगे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। अब देखते हैं जो जलवायु बदली थी वो किस प्रकार थी। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में बहुत बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। बर्फ़ें पिघलने लगी थी तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, भारसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो चूँकि घास के मैदान अधिक बनने लगे, इससे क्या हुआ कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। खेती और पशुपालन अब देखते हैं। खेती और पशुपालन। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ध्यान रखिएगा, इसी समय मीसोलिथ में ही खेती में भी बड़े बदलाव आने लगे, क्योंकि बर्फ़ पिघल चुकी थी तो गेहूँ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू भी कर दिया होगा। अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि यहाँ बुर्ज होम होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे रहते थे। ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ता है, क्या है उसको, क्या मैंने बताया है, नवपाषाणकालीन स्थल है ना। देखिए एक बार हम मैप को फिर से देख लेते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल मतलब कि स्क्वायर देखिए, बुर्ज होम कश्मीर है। यहाँ के लोग कैसे रहते थे, गड्ढे में रहते थे, जिसे गर्तवास कहा गया है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो गड्ढे में क्यों रहते थे, क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए ठंड से बचने के लिए वे गर्तवास में रहते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह भी मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ऐसा अनुमान माना गया है कि मौसम के अनुसार ही घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे उस समय। और गर्तवास क्या है, गड्ढे में जो लोग रहते थे बुर्ज होम कश्मीर के, वे गर्तवास कहलाए हैं। अब देखते हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जगह ऐसे भी पत्थर के औजार मिले हैं जो पूरा पाषाण युगीन औजारों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग के पत्थर माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, जो पॉलिशदार पत्थर मिले हैं आमतौर पर उन्हें ही नवपाषाण युग के पत्थर माना गया है, क्योंकि इनकी धार को अधिक करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था, अनाज या वनस्पतियों को पीसने के लिए। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह
प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसमें पॉलिश चढ़ी होती थी, आमतौर पर वे नवपाषाण युग के पत्थर माने गए हैं। अब सूक्ष्म निरीक्षण देख लेते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ के बारे में देख लेते हैं, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, ईरान से जाने वाले रास्ते में। मानचित्र 2 में हम लोग देखे थे मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ क्या है, ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते में बोलन दर्रे के आसपास हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी माना जाता है कि जो आधुनिक खेती नहीं, जो शुरू में खेती की गई थी, जो प्रारंभिक खेती थी, वो मेहरगढ़ से ही शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, गेहूँ या जौ उगाना, ना धान नहीं, धान का कुछ अलग है, वो माना जाता है कि कोल्डी हवा प्रयागराज से उगाया गया था, लेकिन जो गेहूँ और जौ उगाना शुरू हुआ था उसकी खेती लगभग मेहरगढ़ से ही शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या हुआ है, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे और उसमें से कुछ अनाज के भंडारण में काम आते थे। अब देखते हैं इसमें मृत्यु के बाद क्या था। मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत सारे सामान रखे गए हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये इमेज देखिए, एक कब्र में क्या हुआ है कि मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ऐसा इसलिए दफनाया गया होगा कि मृतक जो है परलोक जाने वाले रास्ते में भूख के कारण इसको खा सकता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता था, मेहरगढ़ में कब्रों के साथ बहुत सारे सामान भी रखे जाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। एक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल देख लेते हैं। एटलस में तुर्की को देखिए, यहाँ नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चाताल युग तुर्की में है। ध्यान रखिएगा, तुर्की में एक नवपाषाणकालीन स्थल है चाताल युग। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि तो इसमें कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एटलस में देख लेना, तुर्की में एक नवपाषाणकालीन स्थल है। ध्यान रखिएगा, तुर्की में नवपाषाणकालीन स्थल है चाताल युग, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा होता था और यहाँ सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर से कौड़ियाँ लाई जाती थी और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। और उस समय ये सामान कैसे लाए जाते होंगे, या तो खुद ढोकर या तो जानवरों की पीठ पे लाद कर। अब क्लास आज का आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो दी गई हैं। मध्य पाषाण युगीन जो पर्यावरणीय बदलाव हुए 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ, लगभग 12,000 साल पहले ही, क्योंकि जब पर्यावरणीय बदलाव होने लगे तभी बसावट शुरू हुई थी। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले, बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।